2030 में अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद रवीश कुमार का उत्सव याद होगा आपको। रवीश कुमार तो नेट एंडरसन के प्रेम में किसी जुगनू की तरह हिंडन निधि पर पहुंच गए थे। एंडरसन को पुकार रहे थे, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन बाहर ही नहीं आ रहा, एंडरसन वेयर आर यू। खैर, रवीश की प्यारी एंडरसन की कंपनी अब बंद हो गई है। क्यों, आइए इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आप सभी का स्वागत है। हिंडनबर्ग की रिसर्च के संस्थापक नेट एंडरसन ने खुद ही हिंडनबर्ग को बंद किया। उसने इस बात को स्पष्ट किया है कि उस पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है या फिर उसे किसी ने धमकियां भी नहीं दी है। उसका कहना है कि उसने कंपनी का उद्देश्य पूरा कर लिया है, साथ ही रिसर्च के कामों के लिए अधिक परिश्रम करने के कारण और उसका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ने के कारण उसने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद किया है। परिश्रम का हवाला देकर अपनी कंपनी बंद करने वालों में एंडरसन के अलावा किसी रिसर्चर को मैंने नहीं देखा है। और मात्र 8 सालों में हिंडनबर्ग ने ऐसी भी कौन सी उपलब्धि पा ली कि कंपनी बंद कर दी है। अडानी को टारगेट करना और उसके शेयर्स को गिराना, यही अगर एंडरसन का लक्ष्य था तो फिर तो ऐसा करना भारतीय निवेशकों के साथ सीधे सीधे धोखाधड़ी है। आपको एंडरसन ही नहीं बताएगा कि वो ऐसी कंपनी बंद क्यों कर रहा है, मैं बताऊंगा। नेट एंडरसन की हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग रिसर्च कंपनी 2017 में शुरू हुई थी। बनाने के पीछे का मकसद था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो धोखाधड़ी या जालसाजी करे उसे दुनिया के सामने लाना। पर यह किस लिए करना? शेयर्स को बेचकर मुनाफा कमाने के लिए। मतलब अगर कोई कंपनी गलत काम करती है तो उसे दुनिया को बताने से पहले उनके शेयर्स बड़े पैमाने पर बेचे जाएंगे। फिर उन कंपनियों की पोल खोल की जाएगी और जैसे ही शेयर्स की कीमतें गिरेंगी ये शेयर्स खरीद लेंगे। यानी बेचने और खरीदने के बीच का जो मुनाफा होगा वो हिंडनबर्ग की कमाई होगी। हिंडनबर्ग के इस अर्निंग मॉडल की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा पंगा यही था कि हिंडनबर्ग अपना मुनाफा गिरते हुए शेयर से कमाती थी और शेयर गिराने के लिए रिपोर्ट्स छापती थी। अब आप सोचिए, अगर हिंडनबर्ग किसी कंपनी को चोट पहुंचाने से पहले ऐसे व्यक्ति को बता दे जो कंपनी को नुकसान या जो पहुंचने वाला नुकसान है उससे फ़ायदा उठाए, तो फिर तो कंपनी पूरी तरह से बैठ जाएगी और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे शेयर होल्डर्स। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग गलत सलत रिपोर्ट पेश करती है तो भी निवेशकों की ही जेबें कटेंगी। हिंडनबर्ग के साथ जो भी समस्या अभी मैंने आपको बताई है वो हिंडनबर्ग कर चुकी है। इस कंपनी की शुरुआत हुई 2017 में। तब से लेकर आज तक 8 साल में हिंडनबर्ग ने कितनी कमाई की ये बात कभी जाहिर ही नहीं की। किसके साथ कमाई की ये बात भी कभी जाहिर नहीं की। इन 8 सालों में शॉर्ट सेलर कंपनी ने 16 कंपनियों पर रिपोर्ट्स निकाली, यानी साल में औसतन 2 रिपोर्ट। इन रिपोर्ट में दोष सिद्ध हुए या फिर आरोप सच थे, ऐसा हम केवल 4 कंपनियों के बारे में कह सकते हैं। इसमें भी निकोला कंपनी की पोल खोल हिंडनबर्ग ने ही नहीं की थी, बस क्रेडिट लेने के लिए आ गई थी। बाकी कंपनियों पर एंडरसन कभी आरोप सिद्ध ही नहीं कर पाए। अडानी जैसी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कामों की बड़ी निवेशक कंपनी जो चीन को टक्कर दे रही थी, जो अमेरिका से निवेश जमा कर रही थी, दूसरी तरफ भारत की विपक्षी पार्टियां अडानी को उपलब्धियों को लेकर प्रधानमंत्री को ही सीधा टारगेट कर रही थी। भारत में नए निवेशकों के लिए अगर कोई भरोसेमंद कंपनी भी थी तो अडानी उससे सबसे ज़्यादा ऊपर आती थी। ये उपलब्धियां किसी के जलन का कारण ना बने तो फिर बताना। ऐसे में चाइना और डीप स्टेट के साथ मिलकर हिंडनबर्ग ने अडानी इंडस्ट्रीज पर आरोप लगाए। इन आरोपों को OCRP ने बड़ा किया। कांग्रेस और विरोधी दलों ने इसे हवा दी। रवीश कुमार से लेकर ध्रुव राठी तक सबने इस पर अपना विशेष ज्ञान दिया। परिणाम स्वरूप अडानी के शेयर धड़धड़ा कर गिरे। मार्केट में लंबे समय तक पैनिक बना रहा। चीनी निवेशकों के कंधे पर बंदूक रखकर हिंडनबर्ग ने 33 करोड़ रुपए की कमाई की। भ्रामक रिपोर्ट्स के चलते अडानी के शेयर गिरे तो सही, लेकिन सिर्फ 1 साल में फिर से ऊपर आ गए। ऐसे ही आगे एक बार और भारतीय निवेशकों को झटका देने के इरादे से हिंडनबर्ग ने सीधा सेबी चीफ माधवी पुरी बूच को घेर लिया। उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, जिस पर खुद बूच ने सफाई दे दी और हिंडनबर्ग का अटैक फेल हो गया। भले ही 4 कंपनियों पर हिंडनबर्ग ने असली रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन उससे जो क्रेडिबिलिटी हिंडनबर्ग ने हासिल की थी, जो विश्वास अमेरिका के निवेशकों में पाया था, वो हिंडनबर्ग ने केवल अडानी मामले में आए शाये आरोप लगाकर गंवाया। अब आप ये समझ लीजिए कि हिंडनबर्ग जिस काम के लिए बनी थी उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रही थी। ऐसा वो डीप स्टेट के इशारों पर कर रही थी। इसी डीप स्टेट को पाट कर
डोनाल्ड ट्रंप थंपिंग विक्ट्री के साथ अमेरिका में सत्ता में आए हैं। ऐसे में एंडरसन और उसके टीम की सुरक्षा करेगा कौन, ये भी बड़ा सवाल पैदा हुआ है। दूसरी ओर हिंडनबर्ग की भ्रामक रिपोर्ट्स के जो विक्टिम कंपनियां हैं उन्होंने हिंडनबर्ग के खिलाफ केसेस चलाए हैं। जितना जितना हिंडनबर्ग ने कमाया है उतना ही उन्हें केसेस लड़ने के लिए गंवाना पड़ रहा है। इनके हालात आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो चुके हैं। लगातार भ्रामक दावों और सेंसेशनलाइजेशन से भारत ही नहीं अमेरिका में भी हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। कोई उन्हें गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। एंडरसन को लगे इसी सेटबैक के कारण उसने अपनी शॉर्ट सेलिंग रिसर्च कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो इस काम को करना छोड़ देगा। इसका मतलब बस इतना है कि वो ऐसा काम करेगा, लेकिन तब करेगा जब उसके पत्ते अच्छे होंगे। अभी तो बस अपनी सुरक्षा के चलते उसने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद किया है, पर वो आएगा नए नाम के साथ, नई टीम के साथ और नए प्रोपोगेंडा के साथ। भारतीय कंपनियों को चाहिए कि सिर्फ हिंडनबर्ग ही नहीं, ऐसी तमाम शॉर्ट सेलर से अलर्ट रहे। इनसे सेबी के अलावा ऐसा एक और संगठन रहे जो कंपटीशन से ऊपर उठकर उद्योगपतियों को एक साथ लाए, उन्हें अपनी स्वदेशी कंपनियों में मदद करने की सहूलियत दे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।